वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लेक्चर 5 आज शुरू करेंगे हम। इसका टाइटल है इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर फंक्शनल एरिया। इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अदर फंक्शनल एरिया को भी यूज़ करता है जब वो अपना फाइनेंशियल का फंक्शन जो है पूरा करता है। हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि हाउ अदर फंक्शनल एरिया हेल्प इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे इसको आंसर करते हैं। कभी कभी इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर फंक्शनल एरिया करके भी आपसे पूछा जा सकता है, और या फिर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर फंक्शनल एरिया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फाइनेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसा कि नेम से क्लियर है कि जो अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जैसा कि आप देखें प्रोडक्शन का काम क्या रहता है कि जो भी प्रोडक्शन का साइकिल क्या कब रहेगा, प्रोडक्शन साइकिल के लिए लेबर कितना रिक्वायर होगा, और मटेरियल रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स किस तरीके से हमें मैनेज करना है, क्या हमें कैपेसिटी यूज़ करनी है, हमारी कॉस्ट कितनी रखनी है, कॉस्ट पैरामीटर क्या रहेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी रखनी है, हमें मशीनरी का यदि रिप्लेसमेंट करना है या फिर नई मशीन ख़रीदनी है, या फिर हमें कौन से सेफ्टी डिवाइसेस चाहिए। तो इन सभी में देखें आप कि जो फाइनेंशियल डिसीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फंक्शंस में भी फाइनेंशियल डिसीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो फाइनेंस है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। आपको ये बात समझ आई होगी कि जो जो मैंने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन साइकिल का डिसाइड फाइनेंस मैनेजर से पूछ के किया जाता है कि फाइनेंस की अवेलेबिलिटी, लेबर की अवेलेबिलिटी, और आपका जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन हम कितना कर पाएंगे, कॉस्ट कितनी होगी, और मशीनरी वगैरह, सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह, इंस्टॉलेशंस इनके रिगार्डिंग। तो ये फर्स्ट हमने समझा फाइनेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब हम समझते हैं फाइनेंस एंड मटेरियल डिपार्टमेंट। जैसा कि नाम से क्लियर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मटेरियल डिपार्टमेंट के बीच में हम इंटर रिलेशन यहाँ पे समझ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि रॉ मटेरियल का जो स्टोरेज होता है, आप जब मटेरियल कंट्रोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम मटेरियल को परचेज़ करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, उसके बाद परचेज़ करने से पहले भी हमें देखना पड़ता है कि हमें कितना ऑर्डर देने पर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, कितनी इकोनॉमिक क्वांटिटी पर हमें बेनिफिट, कॉस्ट पर यूनिट्स कम हो जाएगी। तो इसलिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ वर्ड आप पढ़ेंगे आगे जब आप इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं सेफ्टी लेवल और हमारा स्टोरिंग रिक्वायरमेंट कितना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि कभी कभी हमारे पास स्टोर स्टोर में अवेलेबल प्लेस जो होता है ज़्यादा होता है, लेकिन मटेरियल हम पूरा नहीं रखते, तो उस समय शॉर्टेज ऑफ मटेरियल का चांस रहता है। इसके रिवर्स ऐसा भी हो सकता है कि हम अननेसेसरी मटेरियल को इकट्ठा कर रहे हो जो हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है वो क्या करता है, गाइडलाइन पब्लिश करता है मटेरियल डिपार्टमेंट को कि किस तरीके की मटेरियल की क्वांटिटी कब ऑर्डर करनी है, कितनी करनी है, और क्या अवेलेबल स्टॉक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इन्वेंट्री के लेवल थे आपका, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, रीऑर्डर लेवल, ठीक है ना, सेफ्टी लेवल, तो इन डेंजर स्टॉक लेवल। तो इन सब लेवल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम मटेरियल डिपार्टमेंट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करता है। अब हम देखते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का पर्सनल डिपार्टमेंट। जैसा कि आपको पता है पर्सनल का मतलब होता है HR, कि जो अपने रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, ट्रेनिंग की प्रोसेस है, जो हमारा स्टाफ है, ठीक है, जो एम्प्लॉई है, तो हमें एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, उनके उनके रिवीजन ऑफ पे स्केल के लिए इंसेंटिव वगैरह देने नहीं देने, वो सब फाइनेंस डिपार्टमेंट ही डिस्कस करके पर्सनल डिपार्टमेंट से इम्प्लीमेंट करता है। फिर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई भी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स की जब तक मार्केटिंग नहीं करेगी तो अपने सेल्स फोरकास्ट को कैसे अचीव करेगी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है कि पहले से ही बजट डिसाइड कर लेता है कि इतने इतने बजट के अंदर आपको इतना सेल लाना है। अब ये टारगेट जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पूरा करना होता है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एक टारगेट फाइनेंस डिपार्टमेंट तैयार करता है कि इतनी सेल आपको करनी है, इतना आपका से मार्केटिंग का एक्सपेंसेस रहेगा, इतना बजट रहेगा आपका। तो ये फाइनेंस और मार्केटिंग का हमने पढ़ा। फिर हम देखते हैं मार्केटिंग और फाइनेंस के बीच में इंटर रिलेशन, कि कभी कभी हम
हाँ, हमें ये लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है मार्केटिंग को गाइड करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केटिंग का जो पर्सन रहता है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंस वाले को प्रोवाइड कराता है, जिसके बेस पर फाइनेंस वाले बहुत अपने डिसीजन लेते हैं। जैसा कि आप देखें, प्राइसिंग के बारे में है, प्रोडक्शन प्रमोशन के बारे में है, एडवर्टाइजिंग के बारे में है, प्रमोशन मिक्स जैसे हम पढ़ेंगे। प्रमोशन मिक्स मार्केटिंग के अंदर हमने पढ़े थे कि प्रमोशन मिक्स के अंदर इन एलिमेंट को इंक्लूड किया जाता है, तो उनके बारे में हम चॉइस देखेंगे कि किस प्रमोशन मिक्स को यूज़ में लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होगी। तो यहाँ पे हमने दोनों तरीके से देख लिया, मार्केटिंग का फाइनेंस के साथ और फाइनेंस का मार्केटिंग के साथ। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन फाइनेंस का इंटरफेस। ये हमने प्रोडक्शन ऑपरेशन बात वही है जो हमने पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर देखा था, कितनी कितनी यूनिट्स हमें चाहिए, कब प्रोडक्शन करना है, कितने लेवल पर प्रोडक्शन करना है, हमें मटेरियल कितना चाहिए, मटेरियल कहाँ से ख़रीदा जाएगा, उन सब चीज़ों को उसके अंदर डिसाइड करते हैं। फिर आता है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जैसा कि नेम से क्लियर है कि टॉप मैनेजमेंट सीनियर लेवल स्टाफ होता है, कॉर्पोरेट लेवल स्टाफ होता है, जो कंपनी का पॉलिसीज़ का क्या करता है, पीडीएफ है ना, प्रॉब्लम डिसीजन और फंक्शन, ठीक है ना। क्रूशियल प्रॉब्लम जो बड़े लेवल की प्रॉब्लम है, जो डे टू डे नहीं आती, ठीक है ना। डिसीजन डिसीजन जो टॉप मैनेजमेंट लेगा, ठीक है ना। फंक्शंस किसके, टॉप मैनेजमेंट के। तो जो टॉप मैनेजमेंट रहता है वो फाइनेंस मैनेजमेंट को पहले ही गाइड कर देता है कि अपना जो फाइनेंस के अंदर आपको इतना एक्सपेंस करना है, सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, डिफरेंट फंक्शनल, चाहे वो ऑपरेशन हो, तो उन सब के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा। तो हम यहाँ पे उसको किसके अंदर समझते हैं, टॉप मैनेजमेंट एंड फाइनेंस इंटरफेस। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस इंटरफेस। जैसे कि बताइए कि इकोनॉमिक्स का मतलब ये हुआ, हम इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। आपने पहले पढ़ा था कि हमने इकोनॉमी के अंदर थ्योरी पढ़ी थी। थ्योरी सपोज मान लीजिए आपने पढ़ा हो कि मार्जिनल एनालिसिस था, प्रोडक्शन थ्योरीज थी, मार्केट स्ट्रक्चर्स थी। तो ये सारी थ्योरीज जो हैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसीजन में हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। आप देखें, जब फाइनेंस मैनेजर जब डिसीजन लेता है तो इकोनॉमिक टेक्निक, डिमांड सप्लाई को यूज़ करके लेता है, नहीं लेता है बताओ। तो आप कहेंगे यस सर, वो बिल्कुल लेता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी यूज़ करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी यूज़ करता है। और इसके अलावा एक एक वर्ड आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। वो देखता है कि मुझे इससे होने वाला जो बेनिफिट है वो इसकी कॉस्ट से एक्स्ट्रा है, तो मुझे इस अल्टरनेटिव को चूज़ करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, तो मेरा वो मार्जिनल बेनिफिट माना जाएगा। तो हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को पढ़ा। फिर देखते हैं अकाउंट्स और फाइनेंस इंटरफेस। जैसे कि नेम से क्लियर है, फाइनेंस के अंदर हमने सीएफओ पढ़ा था। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको याद हो, वहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा था कि सीएफओ मॉडर्न एज जो है चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो अकाउंट और फाइनेंस के अंदर क्या करता है, कोऑर्डिनेशन रखता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, आईएफआरएस होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड यूएस गैप होते हैं, तो वो क्या करता है, टाइम टू टाइम जो फाइनेंस के फील्ड में चेंजेस आए हैं उनको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो अकाउंट और फाइनेंस का इंटरफेस होना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों के अंदर जो डेवलपमेंट हुए उसको लागू करना भी ज़रूरी है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो अपना काम होता है अकाउंटेंट का, वो एक प्रोफेशनल पर्सन ही करे तो अच्छा है। आपका ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी इस काम को करेगा तो वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। पार्ट सेकंड हम शुरू करते हैं कि चेंजिंग रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर क्या है। चेंजिंग रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर को वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है लास्ट जो अपना लेक्चर हुआ था उसके अंदर, फिर भी मैं यहाँ पे जो की पॉइंट है वो डिस्कस कर देता हूँ। जैसे चेंजिंग रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, जैसे रेजिंग ऑफ फंड्स में कि मुझे कितना इक्विटी लेना है, कितना डेट्स लेना है, वो मैं डिसाइड करूँगा। जो फंड मैं रेज़ करूँगा उस फंड को मैं कहाँ कहाँ यूज़ करूँगा, ठीक है ना, एलोकेशन ऑफ द फंड्स, ठीक है ना। फिर प्रॉफिट प्लानिंग की, उस फंड के बेस पर मैं कितना प्रॉफिट अर्न करूँगा, मेरा प्रॉफिट्स का परसेंटेज जो रहेगा वो कितना रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट अर्निंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर काफ़ी चीज़ें फेवर में पढ़ी
पड़ी थी। तो उनको देख के ये लगता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें हेल्प करता है, लाइक प्राइसिंग में हेल्प करता है, इंडस्ट्री कंपटीशन में हेल्प करता है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी में, डिमांड सप्लाई में हेल्प करता है। और यदि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जो अपनी कॉस्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और जब हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं तो अदर अल्टरनेटिव पर भी हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमें कॉस्ट को कंट्रोल करने के साथ साथ हमें कोई फर्दर डिसीजन लेना है, ठीक है ना। हमें देखना है कि प्रॉफिट्स के अंदर ईयर बाय ईयर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आए, तो उस चीज़ को भी हम प्रॉफिट प्लानिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट। देखो जैसे कि आपको पता है कि जो अपना फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट जो होता है अपना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट किसके थ्रू करते हैं, सिक्योरिटीज़ के थ्रू, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, डिवेंचर्स वगैरह हैं, उनके थ्रू हम करते हैं। और यहाँ पे ये देखा जाता है कि इसमें पैसा जो लगाया जाता है इक्विटी या डेट्स के अंदर, ये मोर देन 1 ईयर लगाया जाता है। तो इसमें जो रिस्क का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, टाइम भी चाहिए इसके अंदर जो पैसा आप लगाते हैं। हाँ, यदि आप रिस्क कम उठाना चाहते हैं तो आप डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप रिस्क ज़्यादा भी करना चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो इक्विटी के अंदर पैसा लगाना चाहिए। अब इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या आपके गोल है, ठीक है ना, क्या आपके ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का, ठीक है ना। आपको टाइम टू टाइम उसको डायरेक्शन करना है। जैसे कि आपने देखा हो कि जो CFO है वो ही बताता है कि हमें किस फंड में पैसा कब तक रखना है, वो हमें डायरेक्ट भी करता है, कंट्रोल करता है पैसे को कम ज़्यादा करना, ठीक है ना। किसी सुपीरियर जो कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट को टास्क असाइन किए जाते हैं, सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट को क्या करता है, सुपरवाइज करता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो अपना CFO है वो एज ए मोटिवेटर जो अपने स्टाफ को क्या करता है, मोटिवेशन भी देता है, टाइम टू टाइम उनका राइट इवेल्युएशन भी करता है। और कहीं लगता है कि सिलेक्शन, ट्रेनिंग और हायरिंग स्टाफ की ज़रूरत है तो स्टाफिंग का काम भी करता है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जब हम बिज़नेस के अंदर डिफरेंट सोर्सेज को अरेंज करते हैं तो सब में फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमने फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था उत्पादन की जो साधन थे, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रीन्योर है, तो उसकी ऑर्गेनाइजिंग भी कौन करेगा, CFO ही करेगा। और ऑर्गेनाइजिंग के बाद उसे लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो वो प्रॉपर उसका कम्युनिकेशन करेगा और ये देखेगा कि कोऑर्डिनेशन उनमें हो पाया है या फिर नहीं हो पाया। यदि कोऑर्डिनेशन है, हार्मनी है, तो हम अपने जो बिज़नेस ऑपरेशन ओल्ड लेवल पर अच्छे से कर पाएंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमने दोनों पार्ट्स को पूरा किया। एक तो हमने अभी जो है अपना CFO जो है चेंजिंग रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा जो रिलेशन है किसका, बोलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अदर फंक्शनल एरिया से, उसको हमने पूरा किया। तो लेक्चर 5 यहाँ पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।